विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के अकरेंस के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। लिखा है द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। तो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो हमारा मेटल का मेजर सोर्स है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सम सुटेबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एट्सेट्रा। तो हमारा जो सी वाटर समुद्री जल है उसमें बहुत सारा हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ये सब सी वाटर्स के यहाँ पर सी वाटर में पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग मिनरल के नाम से जानते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वहाँ से उन मेटल्स को निकाला जाता है। इस तरह के मेटल्स हमारे क्या कहलाते हैं, इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं, इस तरह के मिनरल्स को हम ओर्स के नाम से जानते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो देखेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज इन ऑफ मेटल्स। तो हम ऑलरेडी मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ चुके हैं। हैव दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो क्या इस नॉलेज को, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये मतलब गैस कर सकते हैं कि कैसे मेटल को उसके ओर से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Some metals are found in earth crust in the free state. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। Some are found in the form of their compounds. तो वहीं कुछ ऐसे भी हमारे मेटल्स हैं जो कि वो अपने कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। The metals at the bottom of this activity series आर लीस्ट रिएक्टिव। तो एक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जो थे हायर रिएक्टिव थे, कुछ लोअर रिएक्टिव थे। तो जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंसेस थे वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आपने देखे थे। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। तो ये जो सब्सटेंसेस जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे थे वो क्या होते हैं, वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो यहाँ पर ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनकी बात करें तो ये हमारा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये सब हमारा नेटिव स्टेट यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये हायर रिएक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर है और ये लोअर रिएक्टिव सब्सटेंसेस यहाँ पर हैं। आगे है कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द combined state as their सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। तो कॉपर और सिल्वर की बात करें तो ये हमारे कैसे पाए जाते हैं, ये भी हमारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कॉपर सल्फाइड या फिर कॉपर ऑक्साइड ओर के रूप में हम लोगों को मिलता है और उससे हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। The metals at the top of the activity series are so reactive that they are never found in nature as free elements. तो हमारा जो मेटल्स है जो रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये कभी भी नेचर में फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ये मिडिल में जो मेटल्स आपको दिख रहे हैं जैसे जिंक हो गया, आयरन, लेड, ये सब हमारा जो है ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट। तो ये अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं लेकिन ये अपने ऑक्साइड्स या सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। यू विल फाइंड दैट
द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उनके ओर्स ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। मतलब जिंक आपको जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में आपको अर्थ के क्रस्ट में मिलेगा, वहाँ से जिंक को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। तो मेनली जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। तो ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है और अर्थ में ये अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into following categories: metals or metals of low reactivity, metals of medium reactivity and metals of high reactivity। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम लोग मेटल्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला है वैसे मेटल जो लो रिएक्टिविटी शो करते हैं, दूसरा वैसे मेटल्स जो कि मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं और तीसरा वैसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। तो हर एक कैटेगरी में जो मेटल्स आपके प्रेजेंट होते हैं उनकी मतलब उनको डिफरेंट टेक्निक्स से उनको अलग किया जाता है। Several steps are involved in the extraction of pure metal from ores। तो जो मेटल्स होते हैं उनको उनके ओर्स से अलग करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। क्या है? तो अ समरी ऑफ दिस स्टेप्स इज गिवन इन फिगर 3.10। ईच स्टेप इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो एक इसकी ब्रीफ समरी आपको दी गई है कि कैसे कोई भी ओर को हम लोग ओर से हम लोग मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास में ओर है, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। तो ओर से हमारा फिर क्या निकल रहा है? मेटल्स, ऐसे मेटल्स निकलेंगे जो जो मेटल्स हाई रिएक्टिव होंगे और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और उसके बाद में प्योर मेटल फॉर्म किया जाता है यहाँ से। फिर कुछ ऐसे मेटल्स जो कि मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं, इनको ये कैसे पाए जाते हैं? कार्बोनेटेड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोनेटेड ओर को कैल्सिनेशन प्रोसेस से, फिर कैल्सिलेशन प्रोसेस से हम लोग गुजारते हैं, फिर उससे वहाँ उसका मेटल का ऑक्साइड बनता है। देन यहाँ से मेटल को रिड्यूस किया जाता है एंड फाइनली प्यूरिफाइड मेटल हमें मिलता है। बात करें सल्फाइड ओर की, तो सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, रोस्ट किया जाता है। देन इसके बाद में हमारे पास में मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है और फिर यहाँ से मेटल को रिड्यूस किया जाता है एंड सबसे लास्ट हमारे पास में प्यूरिफाइड मेटल मिलता है। अब थर्ड जो है हमारा ऐसा मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारा लो रिएक्टिविटी शो करता है, उसके लिए क्या करता है, वो कैसे पाया जाता है? तो वो सल्फाइड के ओर के फॉर्म में मिलता है। इसको रोस्ट किया जाता है, देन इसके बाद में इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड फाइनली इसकी रिफाइनिंग की जाती है। तो ये ब्रीफली आपको ये ब्रीफ में बताया गया है कि कैसे कोई ओर से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर से मेटल तक आने में उसको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आगे है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इसमें लिखा है ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. called gangue। तो हमारे जो ओर्स होते हैं जब हम लोग उसको फाइंड करते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ जैसे कि सॉइल हो गई, सैंड हो गई, ये सब इम्प्यूरिटीज़ के साथ में वो हमें मिलते हैं। तो इस स्टेज में इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इस इम्प्यूरिटी को हम लोग यहाँ पर इसको गैंग कहते हैं। The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal। तो इससे मेटल को हमें फाइंड करने के लिए इन इम्प्यूरिटीज़ को हमें हटाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी होता है इन्हें हटाना। The process used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of gangue and the ore। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो गैंग यानी कि इम्प्यूरिटी है, इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट जो सब्सटेंस है उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। सैंड है तो उसको अलग करने का अलग प्रोसेस होगा, सॉइल है तो अलग करने का अलग प्रोसेस होगा, कुछ और सब्सटेंस है तो डिफरेंट उसका प्रोसेस होगा। आगे है डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। तो इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं इस गैंग को अलग करने के लिए। तो पहला क्या है?
एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज़, तो वो मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज़ में लोअर में आते हैं, वहाँ पर मेटल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब तक ब्रीफ में हमने पढ़ा था, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर स्टेट में आते हैं वो काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स ऑन हीटिंग, तो ये इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इसको हीट करके हम लोग मेटल के फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार इज़ एन ओर ऑफ मरकरी, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सिनेबार मरकरी का एक ओर होता है। When it is heated in air, it is first converted into मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो जब इसको एयर में हीट करते हैं तो ये सिनेबार जो है मरकरी का ओर, ये पहले क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड अपने ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसको हम लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज दैन रिड्यूस्ड टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग, उसके बाद इसको फर्दर हीट किया जाता है तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमारा रिड्यूस होकर के मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। Similarly, copper, which is found as Cu2s in nature, can be obtained from its ore by just heating in air, तो इसी तरह से हमारा कॉपर को भी जस्ट मतलब इसको हीट करके इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इन रिएक्शंस को, ये जो हमने देखा अभी तक, इनको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा गया है, तो ये है सिनेबार। सिनेबार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Hgs। तो Hgs को जब हमने हीट किया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब हीट किया है हमने, तो हमारे पास में क्या बना है, HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। नाउ जब हमने फर्दर जो हमारे पास में मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमें मिला था HgO, इसको हम फर्दर हीट करते हैं, तो दोबारा जब हम हीट करेंगे तब हमारे पास में जो सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, मरकरी मिलेगा, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। बात करें कॉपर की, तो ये हमारा Cu2s फॉर्म में पाया जाता है। जब इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं तो जो सब्सटेंस बनेगा ये बनेगा Cu2OS, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे, Cu2s को हम दोबारा हम लोग इसको हीट करते हैं Cu2s के साथ में, तो हमारे पास में जो सब्सटेंस बनेगा वो कॉपर हमें मिल जाएगा। कॉपर के साथ में हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर हमने ऐसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देखा जो कि एक्टिविटी सीरीज़ में लोअर स्टेज में पाए जाते थे। अब ऐसे मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज़ में मिडिल स्टेज में पाए जाते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनका प्रोसेस देखते हैं हम। Extracting metals in the middle of the activity series. The metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper and are moderately reactive. तो हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आता है, ये सभी जो है ये मिडिल में आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये जो है मॉडरेटली रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। These are usually present as sulfides और carbonates in nature, तो ये नेचर में अपने सल्फाइड या फिर कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट, तो इससे हम लोग ईजिली कैसे इसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में हम लोग गेन कर सकते हैं। देयरफॉर प्रायर टू reduction, the metal sulfides are and carbonates must be converted into metal oxide, तो सबसे पहले हम लोग मेटल जो सल्फाइड के फॉर्म में, ये कार्बोनेट के फॉर्म में हमें मिलता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air, तो हम ये जो सल्फाइड ओर्स हमारे पास में प्रेजेंट है, इसको हम लोग हीट करते हैं, एयर के प्रेजेंस में इसको हम लोग हीट करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रोस्टिंग, ये इसको हीट करने का ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, तो ये जो कार्बोनेट ओर है इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कैल्शिनेशन, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये कैल्शिनेशन के नाम से जाना जाता है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन ऑफ जिंक ओर्स कैन बी शोन एज फॉलोज, तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के दौरान वो इस तरीके से दिया है
हमारे पास में इक्वेशन के फॉर्म में जब रोस्ट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला है ZnS प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या बना है ZnO प्लस SO2। उसके बाद इसे हम जब कैल्सिनेशन से के प्रोसेस से गुजारते हैं तो ये हमारा सब्सटेंस बना था ZnCO2 ZnCO3 और इसको जब हमने हीट किया तो हमारे पास में जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिला। आगे लिखता है द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। तो हमारे पास में अब मेटल का ऑक्साइड हम तो मिल गया, अब इसको क्या करेंगे फर्दर रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम यहाँ पर दिया है कार्बन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन इट इज़ रिड्यूस्ड टू मेटेलिक जिंक। तो जब जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ हीट करते हैं तो ये रिड्यूस होकर के मेटेलिक जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है ZnO प्लस C, ये हमारा क्या बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। You are already familiar with the process of oxidation and reduction explained in the first chapter। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Obtaining metals from their compounds is also reduction process। तो यहाँ से इनके कंपाउंड से मेटल को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है इसको भी हम रिडक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। Besides using carbon to reduce metal oxide to metals, sometimes displacement reaction can also used। तो हमारा जो कार्बन को रिड्यूस करके हम इसके मेटल ऑक्साइड से फाइंड करते हैं तो क्या होता है इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज़ होता है। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as reducing agents because they can displace metals of lower reactivity from their compounds। तो इन सभी का यूज़ ये सब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम है, इन सब का यूज़ हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है लोअर रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स होते हैं जो लोअर यानी कि लेस रिएक्टिव होते हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्युमिनियम पाउडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस एल्युमिनियम, उसको रिएक्ट किए तो हमारे पास में क्या बना Mn यानी मैग्नीज मिला और साथ में Al2O3 और साथ में हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो यहाँ पर आप क्या पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी यहाँ पर एम्पल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो इवॉल्व हो रहा है वो काफ़ी मात्रा में इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा मेटल हमें मिलेगा यहाँ पर वो मेटल कैसा मिलेगा मोल्टन स्टेट में हमें मेटल मिलेगा, यानी पिघला हुआ मिलेगा। इन मोस्ट इफ in fact the reaction of iron 3 oxide with aluminium is used to join railway tracks और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो इसका यूज़ हम लोग रेलवे ट्रैक्स या फिर मशीन का जो क्रैक्ड पार्ट होता है वहाँ पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है Fe2O3 और इसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो ये बना है Fe जो लिक्विड फॉर्म में है, साथ में Al2O3 और साथ में हीट प्रोड्यूस हुआ है। नाउ अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे हाईयर टॉप पर जो हमारे जो मेटल्स थे उनके बारे में, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये देखेंगे। लिखा है द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव।
तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो मेटल जो सबसे हायर स्टेज पे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। वो उसके कंपाउंड से सिर्फ उसको हीट करके, कार्बन के साथ हीट करके उसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा टू द रेस्पेक्टिव मेटल्स। तो हम लोग इन सभी चीज़ को उसको इन सभी चीज़ का यूज़ करके उनके रिस्पेक्टिव मेटल्स से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मेटल्स की एफिनिटी कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इन मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ करते हैं। For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को हम लोग उसके मोल्टन क्लोराइड से एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। इस प्रोसेस में जो मेटल है वो कैथोड पर जमा हो जाता है और जो हमारा क्लोरीन है वो एनोड पर जमा हो जाता है। द रिएक्शन आर, तो इसको रिएक्शन के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। यह कैथोड, कैथोड पर सोडियम आयन जमा हो गया है और एनोड पर क्लोरीन आयन आपका जमा हो गया है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से हमारा एल्यूमिनियम भी उसके ऑक्साइड से हम लोग अलग करते हैं। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है वो देखेंगे। The metals produced by various reduction processes described above are not very pure। तो अभी तक हमने जो मेटल फाइंड किया है वो बहुत ही प्योर नहीं होते हैं। They contain impurities which must be removed to obtain pure metal। तो हम प्योर मेटल फाइंड करने के लिए यहाँ पर अभी भी जो सब्सटेंस मिला है वो उसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो इनकी इम्प्यूरिटी को हटाना पड़ेगा हमें। The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining। तो सबसे ज़्यादा जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं मेटल को रिफाइन करने के लिए वो कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग इसको रिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखते हैं। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold etc. are refined electrolytically। तो इन सब को हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से रिफाइन करते हैं। In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made at the cathode। तो यहाँ पर इम्प्योर मेटल एनोड पर जमा हो जाता है और जहाँ तक प्योर मेटल की बात हुई तो वो कैथोड पर जमा हो जाता है। ये है प्रोसेस आपका। जो इम्प्योर मेथड प्योर है वो एनोड पर जमा होगा, जो इम्प्योर है हमारा कैथोड पर जमा हो जाएगा। लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सॉल्ट, मतलब मेटल के सॉल्ट का यूज़ करते हैं। द apparatus इज सेटअप एज शोन इन फिगर 3.12। तो यही हमारा apparatus सेटअप है जो हमने ऑलरेडी देखा है। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte। तो हम लोग जैसे ही करंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो एनोड से जो प्योर मेटल निकलता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व हो जाता है। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode। तो हमारा उसी जितना अमाउंट में वहाँ पर मेटल एनोड पर जमा हुआ था उतना ही अमाउंट में हमारा कैथोड पर मेटल जमा हो जाता है। The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud। तो हमारा जो soluble impurity रहता है वो सॉल्यूशन में घुल जाता है, जबकि जो insoluble impurity रहता है वो कहाँ जाता है? वो जो हमारा जो apparatus हमने डिज़ाइन किया था उसमें नीचे जाकर के वो उसके बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। और ये जो इम्प्योरिटी जो नीचे जाकर बैठ गया उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनोड मड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल, ओर एंड गैंग। तो मिनरल क्या होता है?
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकर इन नेचर एज इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स। तो बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। द केमिकल्स कंपोजिशन ऑफ मिनरल इज फिक्स्ड। तो मिनरल का केमिकल कंपोजिशन फिक्स होता है। नेक्स्ट है और क्या होता है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर्स। तो ऐसे मिनरल्स जो कि हमारे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्रॉफिट के लिए, उसको हम लोग ऐसे मिनरल्स जो उसके ओर से उस मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, तो यानी प्रॉफिट गेन करने के लिए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट जिसे किया जाता है उसे हम ओर कहते हैं। नेक्स्ट आता है गैंग। गैंग क्या होता है। द इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग। यानी जो इम्प्यूरिटीज़ ओर में जो इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे कोई सैंड हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉइल हो गया, ये सभी हमारा जो उसमें प्रेजेंट होता है इम्प्यूरिटी, उस इम्प्यूरिटी को हम लोग गैंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो ऐसे मेटल, 2 मेटल का नाम बताना है जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। आंसर है द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो जो मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लोअर स्टेट में दिखाई देते हैं वो हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए हम कौन से केमिकल प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आंसर है द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन। तो ये जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सुटेबल reducing agents such as carbon or by highly reactive metals to displace the metals from their oxides। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड को कैसे रिड्यूस करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके उसको रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया हुआ है कार्बन, इसका यूज़ करके हम लोग रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटेलिक जिंक बाय हीटिंग विथ कार्बन। जिंक ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं मेटेलिक जिंक से। कैसे रिड्यूस करते हैं, उसको कार्बन के साथ हीट करते हैं। ये है इक्वेशन के फॉर्म में, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया हमने तो हमारे पास में जिंक फाइनली मिल गया है और साथ में CO रिलीज हुआ है। नेक्स्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मैग्नीज बाय ट्रीटिंग इट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है मैग्नीज में, कैसे, उसको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। इन दिस केस एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस मैग्नीज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। इस केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम उसके मैग्नीज से डिस्प्लेस किया जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है MnO2 + Al। तो यहाँ पर जो है ये मैग्नीशियम जो है ये रिप्लेस हो गया है, जैसे मैग्नीशियम ये एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम को रिप्लेस करके इसकी जगह पर आ गया है और ये क्या बन गया है, Al2O। ये Al2O बन गया है और मैग्नीज, ये हमारा मैग्नीज है जो बेचारा अकेला रह गया है और यहाँ से हमें मैग्नीज मिल जाता है और साथ में हीट रिलीज होता है। ऑक्साइड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो वैसे ऑक्साइड्स जो काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड्स को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू रिड्यूस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।